डी उन सभी का मैं VVIP क्वेश्चन विद आंसर कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखते रहिए। ठीक है, हमारे पिछले वीडियोज में बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग बैक में जाकर उसको देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो हम आपके सामने यहाँ पर पार्ट 1 का आर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वसंत की आगवानी के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। ठीक है, वसंत की आगवानी के कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कवि और कल्पना के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। कवि और कल्पना के कवि कौन है? धर्मवीर भारती। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह दीप के कवि कौन है? यानी जो चैप्टर 1 लिखा हुआ है यह दीप, इसके कवि कौन है? इसका राइट आंसर है अज्ञेय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आपको मालूम हुआ कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्याल पर विजय के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रखिएगा। जिनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निराला का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिंता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। प्रसाद यानी इसका प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तोती पत्थर के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राम की शक्ति की पूजा के कवि कौन है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। ठीक है, अभी मैंने बताया अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेफालिका कविता में शेफालिका क्या है? यानी शेफालिका जो है वो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी शेफालिका ना ही लड़की है, ना ही फूल है, ना ही एक स्थान है, यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो मार खा रोई नहीं, यानी जो मार खा के भी नहीं रोई, इस कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निराला। यानी इसका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं कवि। ठीक है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम किसे कहा गया है? स्वयं कवि को कहा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निराला का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1896 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1889 ईस्वी। ठीक है, अगर मैंने अभी इसको चेक किया था तो इसका राइट आंसर सी बताया था। ठीक है, 96 नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद का। ठीक है, तोड़ती पत्थर जो दृश्य का जो दृश्यांकन किया गया है वो कहाँ का है? इलाहाबाद का है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा वर्ग का। ठीक है, यानी जिस प्रकार कुकुरमुत्ता जो बढ़ता है उसी प्रकार सर्वहारा वर्ग भी बढ़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का। ठीक है, यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिनकर जी के गांव का नाम क्या है? अभी मैंने बताया दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, यानी गांव का नाम क्या था? सिमरिया। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्याल पर विजय कविता का प्रसंग क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालिया दमन। ठीक है, व्याल पर विजय कविता का प्रसंग क्या है? कालिया दमन। याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवक बन बैठा अपने ही घर में, यानी सेवक कौन बन बैठा अपने ही घर में? कर्ण। आपको मालूम होगा जो कर्ण जो था वो कुंती की बेटा था, ठीक है, कुंती का, लेकिन वो उसकी माँ ने बताई इस कारण वो सेवक ही बन बैठा अपने घर में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत युद्ध का विध्वंस, ठीक है, यानी युधिष्ठिर को महाभारत का विध्वंस देखकर उन्हें ग्लानि महसूस हुई, आत्मग्लानि, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतिहास की हवा कविता किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की, ठीक है। इतिहास की हवा कविता किसके द्वारा रचित की गई है? अज्ञेय की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, जो कि जिनका जन्म तरौनी दरभंगा में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चांद का मुंह कविता की शैली कैसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैंटेसी की, ठीक है, यानी चांद का मुंह जो कविता है उसकी शैली कैसी है? फैंटेसी की जैसी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए इज द राइट, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज नॉट ए रेगुलर पोएट, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रगतिवादी कविता में प्रधानता किसकी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक यथार्थ की, ठीक है। जो प्रगतिवादी कविता जो यानी कविता के लिखने वाले होते हैं वो ज़्यादातर सामाजिक यथार्थ के बारे में लिखते हैं, यानी प्रगतिवादी कविता में किसकी प्रधानता होती है? ज़्यादातर सामाजिक यथार्थ की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है किसकी? प्रगतिवादी धारा जो होती है कविता किसकी समर्थन करती है? कला जीवन के लिए, ठीक है, आर्ट्स लाइफ के लिए, ठीक है, फॉर आर्ट्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय, ठीक है, यानी अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1943 ईस्वी, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943 ईस्वी को तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंसू में, ठीक है। अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है? आंसू कविता में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिंता कविता में चिंता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल प्रलय, ठीक है। चिंता कविता में ज़्यादातर जल प्रलय के बारे में वर्णित किया गया, जिस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रलय, ठीक है, यानी चिंता कविता में किसका चिंता किया गया है? जल प्रलय का, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामने तिरुमालिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तोड़ती पत्थर, ठीक है। सामने तिरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में है? तोड़ती पत्थर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम की शक्ति पूजा का आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि हुआ अस्त से, ठीक है। राम की शक्ति पूजा का आरंभ किससे होता है? रवि हुआ अस्त से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्वशी की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्वशी के कारण ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, याद रखिएगा, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय ऐसे ही करके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीम के पश्चाताप का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है न्याय का पक्ष न लेना, ठीक है, याद रखिएगा। भीम के पश्चाताप का कारण क्या था? जो कि वो न्याय का पक्ष नहीं लिया था, भीम कहा गया, भीष्म, जो कि उसके महामहिम प्रहलाद थे भीष्म, जो कि अपना जो न्याय का पक्ष सही ढंग से नहीं लेने के कारण वो उन्हें पश्चाताप हो रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवाद, ठीक है। अज्ञेय द्वारा कौन सा वाद चलाया गया? प्रयोगवाद, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में, ठीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन का गाँव का नाम क्या है? मैंने बताया नागार्जुन का गाँव तरौनी दरभंगा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट, तरौनी दरभंगा। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का इसमें राइट आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
वे और तुम कविता का संबंध किससे है? वे और तुम किससे संबंध है? कृषि से, कृषक से, ठीक है, याद रखिएगा, फार्मर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साँझ के बादल में किसकी कल्पना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नदी के नावों की, ठीक है। साँझ के बादल में किसकी कल्पना की गई है? नदी के नावों की कल्पना की गई, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, यानी जो पंक्ति है यानी किस कविता से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांद का मुँह कविता से, याद रखिएगा, ठीक है। चांद की मुँह कविता से लिया गया है पंक्ति, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, यानी ये पंक्ति चांद के मुँह से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षेपण की अनिवार्य शर्त क्या है? ये देखिए, संक्षेपण का मतलब होता है उसका संक्षिप्त में विस्तार करना, और संक्षेपण को हम 1/3 में ही आंसर लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्तता, ठीक है। संक्षेपण को हम 1/3 भाग में लिखते हैं और इसका अर्थ होता है संक्षिप्तता, यानी उसको हम संक्षेप में बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संक्षेपण का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पल्लवन, ठीक है। संक्षेपण का विलोम क्या होगा? पल्लवन, यानी इसको हम क्या कहते हैं? उसको पल्लवन यानी पांग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संक्षेपण में शीर्षक का होना, यानी शीर्षक का होना क्या है? यानी संक्षेपण में शीर्षक का होना क्या है? इसका राइट आंसर है अनिवार्य। जब तक संक्षेपण में आप शीर्षक नहीं देंगे तो संक्षेपण कहलाएगा नहीं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षेपण के आवश्यक गुण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसमें क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं। पहला है सरलता, भाषा की स्पष्टता और संक्षिप्तता, ठीक है। यानी संक्षेपण में आपको पहले तो सरलता भाषा में लिखना है उसको, और सेकंड में भाषा की स्पष्टता का मालूम चलता है, और लास्टली संक्षिप्तता, यानी संक्षेपण को हम संक्षिप्त भाषा में लिखते हैं, फिर उसका हम डायरेक्ट यानी उसका हम चैप्टर लिखते हैं, यानी इसका नाम क्या रखेंगे, ठीक है, शीर्षक का नाम। फिर लास्टली संक्षेपण 1/3 में भाग में लिखा जाता है, ठीक है। शब्दों को संख्या को हम 1/3 भाग में लिखते हैं, और शब्दों की संख्या को 1/3 भाग में लिखते हैं और वर्णों की संख्या को नॉर्मल लिखते हैं गिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाव विस्तारण, ठीक है। पल्लवन का मतलब भाव विस्तारण, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए किसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थक, विचारो तेजक, यानी भावोत्तेजक, ठीक है। तीनों हो सकता है इसका राइट आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिप्पण का प्रयोग किसमें होता है? आपको मालूम होगा टिप्पण का प्रयोग कार्यालय में किया जाता है, याद रखिए, ठीक है, ऑफिस में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शीघ्र कार्रवाई करिए किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आदेशात्मक टिप्पण का, ठीक है। शीघ्र कार्रवाई, यानी आपने सुना होगा कभी भी कि यानी सरकार द्वारा जो कोई भी कार्य लिया जाता है वो कहते हैं शीघ्र कार्य करिए, इसका मतलब आदेश दिया गया है, वो टिप्पण का प्रयोग आपको कार्यालय में करना है, ठीक है, आदेशात्मक टिप्पण का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रों के वर्ग क्या है? इसका राइट आंसर इनमें से सभी, पत्रों के वर्ग व्यावसायिक पत्र है, आधिकारिक पत्र है और सामाजिक पत्र है, तीनों होता है पत्रों के वर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्यालय पत्राचार के उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त डी, इनमें से सभी, यानी आलेखन, अधिसूचना और कार्यालय आदेश, तीनों होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रारूपण लिखे जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिपिक द्वारा। प्रारूपण किसके द्वारा लिखी जाती है? लिपिक द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है कहाँ पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊपर बाईं ओर, ठीक है। सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम कहाँ रहता है? सबसे ऊपर बाईं ओर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवाद के कितने प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनुवाद हम चार तरीके से कर सकते हैं, शब्दानुवाद, भावानुवाद और आशु अनुवाद, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवाद प्रक्रिया के सोपान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएं क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी पारिभाषिक शब्द की विशेषता उच्चारण में सरल, सांकेतिकता और संक्षिप्तता तीनों आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1960 को, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारिभाषिक शब्दकोश है, क्या है? पारिभाषिक शब्दकोश है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी सामान्य शब्द होते हैं और विशेष शब्द दोनों होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रघुवीर, ठीक है, याद रखिएगा। एक कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवीर, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉम्प्रहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म्स का प्रकाशन कब हुआ था?
यानी किस में हुआ था, हरियाणा साहित्य अकादमी से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैंने पहले ही सर्च करके यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिभाषिक हिंद शब्दावली का संप्रदाय क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी इसके कहने का मतलब जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो पूर्ण रुद्रवादी संप्रदाय होती है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय होती है, और या फिर प्रयोगवादी संप्रदाय होती है। याद रखिए, तीनों होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र समुदाय के लोग शब्द निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनतांत्रिक शब्द प्रचलित शब्दों के योग से। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी पारिभाषिक हिंदी हम लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इस कारण हम इसको यहीं पर स्किप करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको BA पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ अलग भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के शुरू चैप्टर्स दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे, और जो लेटेस्ट जो VVI क्वेश्चन है वो भी मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। कितने होते हैं वेदांग? 6 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, कौन कौन होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलहन। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कौन है? कलहन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन थे? माँ वाल्मीकि। ठीक है, उसे हम बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदव्यास। ठीक है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? देखिए, भारत में जो प्राचीन पंचभाग नाम के जो सिक्के जो प्राप्त किए गए हैं उनमें किस प्रकार की प्रणाली की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्रात्मक प्रणाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो जो कि सेकेंड चैप्टर है आपका BA पार्ट 1 में, सेशन 23 से 27, या फिर जो नया एडमिशन करवाए हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। ठीक है, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1941 से 42 ईस्वी के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आई? 1941 से 42 ईस्वी के बीच, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाणिक काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? ताम्रपाषाणिक काल की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्टता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर निर्माण योजना। ठीक है, जो आपको मालूम होगा, आपने रीड किया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उसमें ज़्यादातर जो विशेषता थी उसमें ज़्यादातर पहले के समय में नगर निर्माण योजना के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, जो हड़प्पा अभी वर्तमान में किस जगह है? लरंकाना जिला सिंध पाकिस्तान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चेनाब नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा सभ्यता माना गया है, यह नगर कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुभा। ठीक है,
जो प्राथमिक जो ऋग्वेद में जो वर्णित प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया गया वो नगर कौन था, कुबा नाम का था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मित्ताथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है, जो मित्ताथल नामक जो सैंधु यानी सिंधु घाटी के जो लोग जो रहते हैं उनका स्थल कहाँ पे है? वर्तमान अभी जो गुजरात है वहाँ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन 14 यानी C14 विधि के आधार पर सिंधु घाटी का सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तो आपको मालूम होगा कि आपने जो क्लास 12th में पढ़े होंगे कि कार्बन 14 डेटिंग विधि द्वारा हम किसी पेड़ पौधे या फिर किसी पुरानी चीज़ों की हम अनुमानित उसकी आयु कितनी है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता में का अनुमानित काल कार्बन 14 की विधि से बताया गया है, जिसमें इसका अनुमानित काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले का, यानी अभी से लगभग 2500 लगभग यानी 1718 से यानी वर्ष पहले, 2325 यानी लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? यानी हड़प्पा के लोग कहाँ के लोगों से अपरिचित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीनी। ठीक है, यानी हड़प्पावासी दूध, मछली, मांस इस सभी से यानी परिचित थे, यानी उस लोग खाते पीते थे, लेकिन वो चीनी जो खाने वाला होता है उससे अपरिचित है, काहे उस समय चीनी उतना नहीं होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ठीक है, जो लोथल में सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था, लोथल जो कि वर्तमान अभी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जो पहला था वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि बंदरगाह था वो लोथल गुजरात में था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वैदिक युग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक युग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर। ठीक है, ऋग वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? पुरंदर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग वैदिक काल की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग वैदिक काल की तिथि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेद का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। ठीक है, वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? उपनिषद 108 हो, याद रखिएगा। ठीक है, और पुराण जो है वो 18 ठो है और वेद 4 ठो है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परुबजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्ण यानी जाति कौन था? ब्राह्मण था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वरुण को। ठीक है, ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? वरुण को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तर वैदिक कालीन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका नहीं मथुरा होगा, नहीं पाटलिपुत्र, नहीं राजगीर, यानी इनमें से कोई नहीं है जो उत्तर वैदिक कालीन के अंतर्गत आता हो। ठीक है,
तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियोज में आपका जो कुछ और जो बच गया है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे जो ये वीडियोज़ हैं एलएनएमयू से रिलेटेड जितने भी, वो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिलता रहे, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी को देखने के लिए।